अब बच्चे सिर्फ क्या नहीं, क्यों और कैसे भी पूछने लगे हैं। क्या बच्चों की साइकोलॉजी कुछ चेंज हो रही है, जमाना चेंज हो रहा है? टेक्स्ट बुक्स आर इम्पोर्टेंट, बट लाइफ स्किल्स अगर नहीं होंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? बच्चा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है तो वो सोशल भी नहीं है इतना, है ना। और ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि बच्चों को अपने संस्कार भी सिखाना, उसको क्रिएटिव भी बनाना और उसको एजुकेशन भी देना और उसको जिस क्लास में है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको परफेक्ट बनाना। जैसे मैं जितने भी पेरेंट्स से मिलती हूँ जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे तो 4 साल के बच्चे को भी सिखाया जाता है कि उसे घर के क्या क्या काम करने चाहिए। एक नई पॉलिसी आई है, नो होमवर्क पॉलिसी। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम होमवर्क नहीं देंगे। जो होमवर्क ना देना एक ये जो आपका एजेंडा है गवर्नमेंट का, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ एज अ टीचर, बिकॉज होमवर्क भी आपका एजुकेशन का एक पार्ट है। एक्सेसिव होमवर्क जब दिया जाता है बच्चों को, वहाँ से स्लीप इश्यूज, एंग्जाइटी, प्रेशर्ड फील होना, इमोशनल बर्नआउट पेरेंट का भी होता है और चाइल्ड का भी होता है। बिकॉज काफ़ी सारा होमवर्क जो कुछ स्कूल्स देते हैं वो हर बच्चे का लेवल अलग है। कितना डिफिकल्ट होता है एक ट्रेडिशनल स्कूल से बच्चे को जाकर और नॉन ट्रेडिशनल स्कूल से बच्चे को जाकर कोप करने में। अगर हम 3rd क्लास तक बच्चों को सिर्फ ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्कूल क्या है या स्कूल में आने का मतलब क्या है या टीचर क्या है ना, और उसको हम सिलेबस पर्टिकुलर नहीं करा रहे, लेकिन अचानक से हम जो है 6 क्लास के बाद में उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया हमने कि उसको बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी करनी है, 2-3 साल में उसको प्रिपेयर करना है कि उसको लिखना भी सिखाना है, पढ़ना भी है, उसकी लर्निंग पावर भी अच्छी हो। तो ये बच्चों के पास बहुत बर्डन आ जाता है। आजकल मैं देखती हूँ हर बच्चे के 99% मार्क्स आ रहे हैं। ये बदलाव कब आया, कैसे आया, एंड क्या ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा बच्चों पे? देखिए, अगर आपको प्रेशर टू परफॉर्म है फिर तो दिक्कत हो जाएगी, बट इफ़ यू आर एंजॉइंग इट एज अ हॉबी, तब वो अलग चीज़ है। एक होड़ सी हो गई है पेरेंट्स में कि हम जिस स्टेटस में या जिस उसमें रह रहे हैं तो कि हमारा पड़ोसी का बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि आपका बार बार स्कूल चेंज करते हैं बच्चों के, है ना, और वो इसी होड़ की वजह से करते हैं। नहीं, भी उस स्कूल में आपका जो है बिल्डिंग ऐसी थी इसलिए कर दिया, वहाँ पे ये वाला एक्टिविटी नहीं होती तो इसलिए कर दिया, वहाँ पे स्टाफ आपका बाहर से आता है इसलिए कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लेकिन इसमें सफ़र कौन करता है? सफ़र करता है बच्चा। देखिए, पेरेंट्स को टीचर्स पर, स्कूल पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। कभी भी ना किसी बच्चे को ना उसकी मार्कशीट देख के जज ना करें, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, और उसको स्कूल तो कोशिश करता है, ये हर स्कूल कोशिश करता है कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, मेरे स्कूल का नाम होगा, या मेरा बच्चा और किसी अदर एक्टिविटीज़ में जाए, पर उसमें सपोर्ट पेरेंट्स को भी करना होगा। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। बतरस में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय न सिर्फ हर घर, हर माता पिता, हर बच्चे से जुड़ा है, बल्कि ये तय करता है कि देश का युवा कैसा होगा। कभी स्कूल का मतलब होता था सुबह की प्रार्थना, क्लासरूम की 4 दीवारें, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पाठ, होमवर्क और एक सबसे अहम सवाल, कितने नंबर आए। शिक्षा एक प्रणाली थी जिसमें अनुशासन, सिलेबस और समझने के साथ ही रटने की कला सबसे अहम मानी जाती थी। बच्चों से उम्मीद की जाती थी कि वो सुने, याद करें और फिर दोहराए। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। अब शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही है। आज के स्कूल बच्चों को सिखा रहे हैं सोचना, समझना और सवाल करना। अब बच्चे सिर्फ क्या नहीं, क्यों और कैसे भी पूछने लगे हैं। क्लासरूम की 4 दीवारें अब सीमाएं नहीं रही। सीखना अब खुले मैदान में, एक्सपेरिमेंट्स में, प्रोजेक्ट वर्क में, ग्रुप डिस्कशंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हो रहा है। नए दौर में शिक्षा केवल सूचना देने से आगे बढ़कर सोचने और समझने की प्रक्रिया बन रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी खास तौर पे जोर दिया गया है कि शिक्षा का दायरा बढ़ाया जाए, 21वीं सदी के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। कई ऐसे नए पेरेंट्स भी हैं जो काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि बच्चों का एडमिशन किस स्कूल में कराया जाए, ट्रेडिशनल या फिर नॉन ट्रेडिशनल या एक्सपीरियंशियल। इसी विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे बतरस में। हमारे साथ मौजूद हैं न्यू नोएडा स्कूल की प्रिंसिपल श्वेता जी, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपाली मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्हीं से आज हम जानेंगे कि आखिर कौन सा मीडियम ऑफ एजुकेशन सबसे बेहतर माना जाता है। श्वेता जी, सबसे पहले आप बताइए, ये जो नए तरीके का आजकल करिकुलम आ गया है, नए तरीके आ गए हैं पढ़ाने के, आपकी क्या राय है इस पे? नए करिकुलम आए हैं और शिक्षा नीति भी बदली है, और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं बच्चों को लेके, स्कूल्स के सामने, टीचर्स के सामने, और ये कहीं ना कहीं आपका अच्छा भी है और थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग भी है।
कि इसमें क्या है कि आपका बच्चों के साथ जो अदर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है, और लर्निंग पावर जो स्किल्स होती हैं बच्चों की, जो मेन एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, उससे अलग भी हट के हम बच्चों को स्पोर्ट्स में और अदर एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करवा के उन चीज़ों को जो है आगे प्रमोट कर सकते हैं। बट हाँ, ये है कि बच्चों की इस चीज़ में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, जैसे आपका हेल्थ चैलेंज है या स्किल्स चैलेंज है। तो इस चीज़ को फोकस करने के लिए स्कूलों को अपना एक करिकुलम जो है वो सेट करना होता है, और इसको पर्टिकुलर तरीके से बच्चों पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज करनी होती हैं। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाने का, जिसमें देखा जाए तो सिलेबस तो सेम ही होते हैं, हाँ जी। लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो क्या आप मानती हैं कि ये पढ़ाने के तरीके भी उतने ही कारगर सिद्ध हो रहे हैं जैसे पुराने हुआ करते थे? ये ना आपका जो डिपेंड्स होता है सिचुएशन, कंडीशन और इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। आपका कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, आपका जो पेरेंट्स हैं वो आपका एजुकेटेड होते हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं उस एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपका घर में जो है उस तरह का परिवेश नहीं मिल पाता कि वो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएँ। तो है बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग है, बट आपका ये कि जो नई चीज़ें हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत सहायक हैं, उनमें अलग अलग जो गुण हैं उसको हम जो है आपका उनको निकाल के ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल गए एंड इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, जो करिकुलम है वो आपको पढ़ना है, आपको घर में होमवर्क करना है और एग्ज़ाम देने हैं। अब हम देखते हैं जो एक न्यू एज एजुकेशन सिस्टम जो आ गया है, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आप एनवायरनमेंट को देखो। मैंने सुना है कुछ स्कूल्स में पहले उंगली से लिखवाया जाता है, हवा में लिखे जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स बहुत लेटर एज में ऐड किए जाते हैं। तो क्या बच्चों की साइकोलॉजी कुछ चेंज हो रही है, ज़माना चेंज हो रहा है, क्या चेंज आप देख रहे हो? सी बेसिकली एक है कॉग्निटिव लर्निंग, मतलब हम चाइल्ड को कॉग्निटिव टास्क दे रहे हैं करने के लिए, और अब सोशल इमोशनल लर्निंग को बहुत सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है, बिकॉज सोशल डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, और उसमें बच्चे को एक्सपोज करा जा रहा है थ्रू एन एक्सपीरियंस। जैसे उनको स्टोरी टेलिंग, प्रॉब्लम टास्क, किस तरह से वो एक पजल सॉल्व करें, किस तरह से वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उनके ग्रुप प्रोजेक्ट्स उनको दिए जा रहे हैं, तो इससे वो एक दूसरे के साथ मेल जोल सीखते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना सीखते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर से बच्चों का रेजिलियंस बिल्ड होता है, बच्चे एम्पैथी, कोऑपरेशन बिल्ड करते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट लाइफ स्किल्स अगर नहीं होंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? सो बेसिकली हर पेरेंट लेटली यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अब ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करता है चाइल्ड का नीड क्या है, चाइल्ड का लर्निंग स्टाइल क्या है, और फैमिली की प्रायोरिटी क्या है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नाउ वांट a holistic development where their child is exposed to everything. और फिर वो फिगर आउट करें कि किस चीज़ में एक्सेल कर रहा है। Exactly. But do you think कि will this work with the education system that we already have? See, जो नॉर्मल स्कूल्स भी हैं वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाते हैं। ऐसा नहीं है दैट यू नीड टू हैव योर चाइल्ड इन सम काइंड ऑफ स्कूल टू हैव दैट एक्सपीरियंस। मतलब आपका बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हुए भी टेक्स्ट बुक लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कर सकता है, और स्कूल्स अब इनिशिएटिव ले रहे हैं एंड वी आर इन द इनिशियल स्टेप्स, बट ऑब्वियसली काफ़ी कदम अब उठाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि स्कूल्स भी अब ये समझ रहे हैं कि पेरेंट्स सिर्फ एक पढ़ाई तक बच्चे को सीमित नहीं करना चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का क्रिएटिविटी बाहर आए, उनके बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो, उनके बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो। सो ऑब्वियसली जब वो कंसर्न्स आ रहे हैं तो काफ़ी सारे स्कूल्स इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मैम, न्यू नोएडा स्कूल जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग पर बेस्ड है, तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं और हम देखते हैं कि शायद ये बदलते समाज की ज़रूरत बन गया है ना, कि आप सिर्फ पढ़ाई के ऊपर जोर नहीं दे सकते, आपको जैसे मैम ने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वो ऐसा क्या करें और किस तरह से चेंजेस लाएं, या किस लेवल पे चेंजेस लाएं कि एक गुड मिक्स बना सकें? गुड मिक्स के लिए ना सबसे पहले तो आपका इस चीज़ को फैमिली पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, और उस चीज़ के लिए स्कूल में जब बच्चा आता है तो बच्चों को हम एक उसका जो करिकुलम है उसको सेट करते हैं कि आपका इस तरीके से जो हमें बच्चे को जो है आपका गाइड करना है। और ये भी है कि आपका आज के टाइम में जो है आप देखिए कि बच्चों में जब आप बच्चा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है तो वो सोशल भी नहीं है इतना, है ना, और ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि बच्चों को अपने संस्कार भी सिखाना, उसको क्रिएटिव भी बनाना,
और उसको एजुकेशन भी देना और उसको जिस क्लास में है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको परफेक्ट बनाना, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये जब भी डिपेंड करता है जब आपका पेरेंट्स और स्कूल में एक आपस में उनका एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और जब भी बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं अगर इफ़ आई मे से अपने टाइम की बात करूँ तो हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि स्कूल पढ़ाई करने के लिए है, जो कुछ सीखना है वो उसके बाद कर लेना, क्योंकि आप शुरू के वो साल 12-14 साल जो होते हैं पढ़ाई में दे दो, उसके बाद आपको जो करना है करना। पर वो लाइन अब ब्लर हो गई है। क्योंकि आइडियली तो स्कूल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए ना, बिकॉज बच्चा मैक्सिमम टाइम तो स्कूल में ही बिता रहा है। जैसे मैं जितने भी पेरेंट्स से मिलती हूँ जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे तो 4 साल के बच्चे को भी सिखाया जाता है कि उसे घर के क्या क्या काम करने चाहिए, कैसे अपना बैग संभालना चाहिए, अपने क्लोथ्स कैसे जगह पे रखने चाहिए, शू कहाँ रखने चाहिए। स्कूल्स में ट्रेनिंग होती है और बच्चे घर जाके उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वहाँ पेरेंट्स भी एनकरेज करते हैं बच्चे को, स्कूल्स भी एनकरेज करते हैं, एंड पीपल आर वेरी पर्टिकुलर कि ये चीज़ हमें करानी ही है, दिस हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। सो घर की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, डिसिप्लिन क्या है, सेल्फ रेगुलेटेड होना, अपने इम्पल्सेस को संभालना, कुछ करने का डिज़ायर है उसको रोकना सीखना। सो डिसिप्लिन में सिर्फ एक कुछ घंटे बैठकर पढ़कर आना ही नहीं होता है, मतलब अब डेफिनेशंस आर इवॉल्विंग, चिल्ड्रन आर इवॉल्विंग, सो ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, स्कूल्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा और नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। बिकॉज मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली अबव एवरेज या सुपीरियर कैटेगरी में आते हैं इंटेलेक्चुअली, और वो उन्हें स्कूल में बोरियत फील होती है, उन्हें लगता है कुछ स्टिमुलेटिंग नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, तो उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ डिफरेंट नहीं है, और वो डिफरेंट तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, बाय कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल एंड पेरेंट्स। और मैम अभी एक नई पॉलिसी आई है, नो होमवर्क पॉलिसी। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम होमवर्क नहीं देंगे। होमवर्क क्या होता है? इट्स जस्ट अ रिविजन, ये अभ्यास है जो आप घर जाके करते हो। लेकिन क्यों आपको लगता है पॉलिसी इतनी पॉपुलर हो रही है कि पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, या फिर लगता है कि स्कूल ही 4 बजे तक स्कूल में रखो बच्चे को और सब कुछ करके आए? बिल्कुल, आप ध्यान करिए, जिस टाइम हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ क्या कल्चर था कि मदर्स जो है वो घर संभालेंगी, बच्चों को संभालेंगी, और जो फादर का काम था वो आपका बाहर जाके काम करना था। लेकिन अभी क्या है, अभी आजकल के टाइम में जो है हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है ना, तो एक प्रॉब्लम तो ये भी है कि वो दोनों अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आजकल हर इंसान चाहता है कि मैं ग्रोथ करूँ, तो और उसके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। वो भी अपना जब आपका शाम को आते हैं तो मोबाइल फ़ोन में लग जाते हैं, अपना घर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे फ्री होने की सोचते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि आपका जो होमवर्क ना देना, एक ये जो आपका एजेंडा है गवर्नमेंट का, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ एज अ टीचर, बिकॉज होमवर्क भी आपका एजुकेशन का एक पार्ट है, और होमवर्क का मतलब होता है उस चीज़ को रिवाइज करना, उस चीज़ को मतलब अच्छे से पर्टिकुलर चीज़ों को सीखना। और होमवर्क में बच्चा जब आप होमवर्क को करता है, वो सीखता है, लिखता है, पढ़ता है, अभ्यास करता है, रिवाइज करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चों की स्किल्स है ना, उस पर फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि होमवर्क होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका एक सिस्टम हो, एक आपका लाइफ स्टाइल होता है, एक रूटीन होता है बच्चे का, लेकिन होमवर्क भी प्रॉपर होना चाहिए। जितना मुझे समझ में आता है कि होमवर्क घर में करने के लिए ना देने का जो पूरा बर्डन है वो ना टीचर्स पे ही पड़ जाता है कि उन्हीं को रिवाइज कराना है, क्योंकि इवेंचुअली एग्जाम्स तो उन्हीं को सेट करने हैं। मेरा आपसे ये जानना है कि पेरेंट्स के लिए भी क्या ये एक उन्होंने एक बार इस तरह का सेट कर दिया है कि हमें कुछ ना करना पड़े, और स्कूल्स जो हैं अभी पूरी उनकी जिम्मेदारी है, और सिर्फ इतना कह के पेरेंट्स भूल नहीं जाते हैं मैम। देयर इज दिस न्यू एज पेरेंट्स जो कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास अब उस व्हाट्सएप का एक्सेस भी है जो टीचर के पास है, प्रिंसिपल के पास है। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके बच्चे से किसी ने बुरी तरह से बात कर ली। तो इज इट ऑल्सो द चेंजिंग माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स दैट इज अफेक्टिंग ऑल दिस सिस्टम? सी डेफिनेटली पेरेंट्स हैव चेंज्ड। पेरेंट्स का अप्रोच अपने बच्चे की तरफ बहुत बदल गया है, बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव हो गए हैं पेरेंट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेसिव होमवर्क जब दिया जाता है बच्चों को, वहाँ से स्लीप इश्यूज, एंग्जाइटी, प्रेशर्ड फील होना, इमोशनल बर्नआउट पेरेंट का भी होता है और चाइल्ड का भी होता है। बिकॉज काफ़ी सारा होमवर्क जो कुछ स्कूल्स देते हैं वो हर बच्चे का लेवल अलग है। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो एक्चुअली होमवर्क पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं, या वो कर रहे हैं या वो करवा रहे हैं। सो बेसिकली घर का पूरा एनवायरनमेंट जो है बच्चे के होमवर्क के अराउंड सेंटर्ड हो जाता है आफ्टर 7 PM, क्योंकि पेरेंट्स 7 बजे घर आ रहे हैं।
7 PM के बाद हम थोड़ा स्लो डाउन होना चाहते हैं, बच्चे भी सुबह से थक जाते हैं, सो ऑब्वियसली उस लेवल का फोकस नहीं आ पाता। होमवर्क अगर मॉडरेट लेवल पर है, क्रिएटिव है, एक्टिविटी बेस्ड है, एक्सपीरियंशियल ज़्यादा है, जैसे कुछ स्कूल्स प्रोजेक्ट्स देते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स देते हैं, कुछ स्कूल्स टाइम देते हैं होमवर्क कंप्लीट करने का, कुछ स्कूल्स होमवर्क में आपके ब्रेन की मल्टीपल कैपेसिटीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं। पहले हम रोट लर्निंग बच्चे पहले करते थे, जिसमें वो रटते थे, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, जो बच्चों को हेल्प नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली कॉम्प्रीहेंशन अच्छा तब होता है जब बच्चा उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आज जब बच्चे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, कलरफुल प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि उन्हें लगता है वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, चाहे वो 2 ही स्लाइड्स बना रहे हो, बट उसमें वो जो टाइम देते हैं और उसमें जो उनका माइंड लगता है वो ज़्यादा डिफरेंट तरह से लगता है, बिकॉज इट गेट्स अ आउटपुट, और फिर वो दिखाते हैं देखो मैंने ये किया। सो एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट वहाँ से बहुत डिफरेंट वाला भी आता है, और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ उनका बच्चा एक डिफरेंट तरह से कुछ कर रहा है, जस्ट एक नोटबुक चेकिंग ग्रेडिंग ही नहीं हो रही है। और अब काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो एक डिफरेंट तरह से होमवर्क भी देते हैं मॉडरेट लेवल पर। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स अब एक्सेसिव होमवर्क तो नहीं देते हैं, मैक्सिमम स्कूल्स आर ट्राइंग कि वो कम बर्डन दे बच्चों को, पर अगर वो कम बर्डन उनको मिल रहा है तो वो रिप्लेस तो होना चाहिए ना, कुछ और तो होना चाहिए बच्चों के पास कि वो इवनिंग में कर सकें, बिकॉज अगर वो फ्री हैं और उनके पास फ़ोन है तब तो दैट इज फर्दर डैमेजिंग, which means that some extracurricular activities, some hobbies, some responsibility at home, off home, वो भी ज़रूरी है। आपने बात करी थी अभी अब पिछले वाले सवाल में आपने कहा था कि किस तरह से एक होलसम एक्सपीरियंस देते हैं लोग। आई वुड लाइक टू कोट कि जापान में जो स्कूल्स होते हैं वो लिटरली इस तरह से होते हैं कि बच्चे आते हैं और अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं, बहुत सारा काम वो खुद करते हैं, और हम देख रहे हैं कि अब हमारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रहा है और इंटरनेशनल स्तर पर जाने की कोशिश कर रहा है। बट मैम एज अ प्रिंसिपल जो नॉन ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं वो भले ही ये सब चीज़ें थोड़ा लेटर टाइम पे इंट्रोड्यूस करते हैं, अब तो मैंने देखा है ट्रेडिशनल स्कूल्स में भी एग्जाम्स जो हैं वो लेटर स्टेज पे आते हैं, 3rd या 4th स्टैंडर्ड के बाद इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बट जो नॉन ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं उसमें बहुत टाइम तक बच्चों को एक्सपीरियंस करना सिखाते हैं, दे गेट यूज्ड टू बीइंग इन द क्लास, सिटिंग विद चिल्ड्रन, जैसे आपने कहा एक्टिविटीज़ कराते हैं, बट इन सब का गोल अभी तो बोर्ड एग्जाम देना ही है। तो ये किस तरह से ये नॉन ट्रेडिशनल स्कूल मैनेज करते हैं कि बच्चों को पहले इतनी आज़ादी दी जाती है, इतना कंफर्टेबल किया जाता है, और उसके बाद सडनली 6th स्टैंडर्ड के बाद इतनी पढ़ाई दे दी जाती है, क्योंकि बोर्ड्स तो सब लोगों को साथ में ही प्रिपेयर करना है, अपीयर करना है। तो कितना डिफिकल्ट होता है एक ट्रेडिशनल स्कूल से बच्चे को जाकर और नॉन ट्रेडिशनल स्कूल से बच्चे को जाकर कोप करने में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है अगर हम 3rd क्लास तक बच्चों को सिर्फ ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्कूल क्या है, या स्कूल में आने का मतलब क्या है, या टीचर क्या है ना, और उसको हम सिलेबस पर्टिकुलर नहीं करा रहे। लेकिन अचानक से हम जो है 6th क्लास के बाद में उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया हमने कि उसको बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी करनी है, 2-3 साल में उसको प्रिपेयर करना है कि उसको लिखना भी सिखाना है, पढ़ना भी, उसकी लर्निंग पावर भी अच्छी हो, तो ये बच्चों के पास बहुत बर्डन आ जाता है। मेरा मानना ये है कि बच्चों को 1st क्लास से ज़्यादा नहीं, जैसे मैम ने बताया कि उनकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उनको ऐसा वर्क दिया जाए उनके लैंग्वेज में, कि चाहे वो आपका एज अ क्रिएटिव हो या फिर आपका एक एज अ प्रोजेक्ट हो, किसी भी तरह से कि बच्चों को सिखाया तो जा रहा है, लेकिन उसमें इस चीज़ का भी आपका ध्यान रखा जाए कि बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स है या फिर लर्निंग स्किल्स है या जो रीडिंग स्किल्स है वो ख़त्म ना हो। क्योंकि ये तो आप सबको पता है, जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक पर्टिकुलर आपका सिलेबस होता है, और उसमें यही होता है कि आपको इतने क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करने और इतने क्वेश्चंस की आपको इतनी मार्किंग होगी, है ना, और उसमें परसेंटेज भी होगी, और डिवीजन का तो आजकल है नहीं, तो परसेंटेज का मेन है। और ये को कॉम्पिटिशन बन गया आज के समाज में कि भाई आपका 90 अबव तो हर बच्चे को लेके ही आने हैं ना, आपके अच्छे कॉलेज जब मिलते हैं। तो मेरा तो यही है कि आपका बच्चों को जो है प्रिपेयर आपका स्टार्टिंग से करें, बट आपका उनकी एज के अकॉर्डिंग उसको इस तरह से बनाया जाए कि ज़्यादा नहीं कि हमने उसको भर के दे दिया या बहुत सारा कि भाई उसके माइंड पे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा चीज़ें सब आपका स्टार्टिंग से होनी चाहिए। मैम बहुत डिफिकल्ट होता है डिसीजन किसी भी पेरेंट के लिए कि किस तरह के स्कूल में डाला जाए, क्योंकि एक सोशल स्टेटस भी होता है लोगों का। बट मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि किस बेसिस पे पेरेंट्स ये डिसाइड करें। ट्रेडिशनल स्कूल में बहुत सारी पढ़ाई होती है, बहुत जल्दी बहुत सारा कुछ बच्चों पे इम्पोज कर दिया जाता है। हैविंग सेड दैट, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप मुझे बता पाएंगी कि तब सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल भी होता है ब्रेन बच्चों का, तो ये पेरेंट कैसे जज करे कि मेरा बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, ये ट्रेडिशनल में पढ़ के भी ही विल सर्वाइव एंड प्रॉब्ली गेट गुड ग्रेड्स, या फिर इसको मैं एक एक्सपीरियंशियल में डाल दूँ कि पढ़ाई में नहीं भी अच्छा हुआ तो किसी चीज़ में एक्सेल कर जाएगा। हर पेरेंट को ना अपना कॉन्टेक्स्ट देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
दुनिया के कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना कॉन्टेक्स्ट देखें कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है, हमारे चाइल्ड के लिए क्या प्रैक्टिकल है। जैसे मैंने बताया, चाइल्ड की नीड्स, लर्निंग स्टाइल, पेरेंट की प्रायोरिटी, पेरेंट का फिनेंशियल इन जो भी उनका स्टेटस है, बैकग्राउंड है, और उनके लिए क्या प्रैक्टिकलिटी है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज काफ़ी बार मैं देखती हूँ पेरेंट्स स्कूल चेंज करते रहते हैं, बट एक्चुअली द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। सो हर चीज़ हमेशा स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं होती है कि आपने एक एक्स स्कूल में डाल दिया है तो अब आपका बच्चा यहाँ पहुँच जाएगा, ज़रूरी नहीं है। ये चाइल्ड पे भी डिपेंड करती है, ये पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है, ये होम एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। सो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेडिशनल स्कूल में डाल दिया या आपने एक एक्सपीरियंशियल स्कूल में डाल दिया तो कुछ बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ मिक्स ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हर बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है। डू यू थिंक कि इस तरह की साइकोलॉजिस्ट या इस तरह की सेशन स्कूलों में होने चाहिए आप बच्चों का, मतलब विद चाइल्ड एंड द पेरेंट? मेरा तो ये मानना है बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का भी होना चाहिए। होते हैं, और देखिए CBSE ने ये मैंडेटरी करा है कि हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और काउंसलर एक या दो ही हैं। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो काफ़ी सारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल इश्यूज से गुजर रहे हैं, जिनके बिहेवियर्स ओवर्ट हैं, दिख जाते हैं। वो बच्चे, उन बच्चों के तो सेशंस या मैनेजमेंट होने का प्रोसेस शुरू होता है। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत चुप रहते हैं, अपने अंदर ही अंदर चीज़ें कैरी करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे नज़र में आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे नहीं आते हैं। बट डेफिनेटली लेटली बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस करने की कोशिश करी जा रही है। स्कूल में पेरेंट्स के सेशंस, टीचर्स के सेशंस, बच्चों के सेशंस रेगुलरली होने चाहिए। कुछ स्कूल्स बहुत प्रोएक्टिव हैं इस चीज़ में, दैट वो रेगुलरली ये वर्क करते हैं अपने बच्चों के साथ। हर स्कूल नहीं कर पाता, बट आई थिंक वो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है हर स्कूल के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं दोनों ही ग्रुप्स के बच्चे देखती हूँ। एवरी चाइल्ड हैज़ देयर ओन थिंग गोइंग ऑन, तो उनको वो सपोर्ट चाहिए। वो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी चीज़ें अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाते, अपनी स्कूल काउंसलर से भी नहीं शेयर कर पाते। मतलब उनको जज्ड फील होना, स्टिग्मा फील करना बहुत ज़्यादा है। और लेटली इवन 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा भी सेशंस के लिए आता है। Which is a good thing, it's a good एग्जैक्टली change. दैट दे कम टू टॉक। एंड ये अवेयर बच्चे भी हैं, इनको पता भी है ये सब क्या होता है और कहाँ जाके हमें डिस्कस करना चाहिए। सो मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को भेजते हैं। 15 साल का बच्चा अपने पेरेंट को बोल रहा है आप जाओ, आपको एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, आप जाओ, आप किसी से बात करो। सो अब तो वो अवेयरनेस बढ़ रहा है। लाइफ स्किल्स इसीलिए इंट्रोड्यूस करा गया स्कूल्स में, ताकि बच्चों को बताया जाए बुलिंग क्या है, सेफ टच, अनसेफ टच क्या है, बिहेवियर मैनेजमेंट क्या है, एंगर मैनेजमेंट क्या है। तो जितनी छोटी उम्र से बात होनी शुरू होगी उतना वो ज़्यादा समझेंगे। पेरेंट्स के रोल पे मैं आपसे और बात करूंगी, बट एक मेरा पर्सनल सवाल है मैम। हमारे टाइम पे या थोड़े टाइम पहले डिविजन्स हुआ करती थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। आजकल मैं देखती हूँ हर बच्चे के 99% मार्क्स आ रहे हैं। ये बदलाव कब आया, कैसे आया, एंड क्या ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा बच्चों पे? ये बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है एक बच्चों में ना, एक कंपटीशन क्या कि मतलब एक भरमार सी हो गई है इस फील्ड में कि आपका कि हर बच्चे का, जिसका देखो हर दूसरे बच्चे की 99% है ना। हमारे टाइम में होता था कि एक डिवीज़न होती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट आता था एक, मतलब बच्चों में कंपटीशन होता था। अब कंपटीशन लेवल बच्चों में बिल्कुल इस चीज़ को लेके तो ख़त्म हो गया कि भाई मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं क्लास में आराम से इजीली 70-80% ला सकता हूँ, तो मैं थोड़ी सी मेहनत करूँगा 90% भी हो जाएंगे, 99 भी हो जाएंगे। इस चीज़ का जो फ़र्क है ना, जो इस चीज़ का जो इफेक्ट है वो आपका बच्चों के आने वाले जो फ्यूचर पे उस पर पड़ता है। क्योंकि आपका क्या होता है, जब कॉलेजेस में एडमिशन होता है, मेरिट्स लगती हैं बच्चों को, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ता है, अच्छे स्कूल्स नहीं मिल पाते उनको, तो ये बहुत चैलेंजिंग है। और है कि डिवीज़न और परसेंटेज का ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट हमारे सोशल समाज पड़ा है। अच्छा मैम, हम बात कर रहे हैं पढ़ाई के स्ट्रेस की, वो तो हमेशा ही रहा है नो, हर एरा में हमने देखा है कि बच्चों पे स्ट्रेस पढ़ाई का रहा है। लेकिन अब जब हम स्कूलों को एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट जो स्कूल्स दे रहे हैं, उसमें आपने कॉम्पिटिशन्स भी डाल दिए, आपने डिबेट्स भी डाल दिए, आपने बास्केटबॉल भी डाल दी, सब कुछ, तो इससे स्ट्रेस बच्चों का कम हुआ है या बढ़ गया है? क्योंकि अब पढ़ाई के साथ साथ ये भी स्ट्रेस है कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा करना है। देखिए, अगर आपको प्रेशर टू परफॉर्म है फिर तो दिक्कत हो जाएगी, बट इफ़ यू आर एंजॉइंग इट एज अ हॉबी, तब वो अलग चीज़ है।
मतलब जब तक मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ जस्ट खेलने के लिए, डांस कर रही हूँ डांस करने के लिए, तब तक तो ठीक है। बट जहाँ मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है या अच्छा करना है, वो प्रेशर आता है। कुछ प्रेशर बच्चे खुद भी लेते हैं कि मुझे ये करना है करना है करना है। कुछ एंग्जाइटी फिर ऑब्वियसली डेवलप होती है, कुछ उनके कोच या पेरेंट्स, क्योंकि सबकी हाई होप्स बढ़ने लग जाती है। बट डेफिनेटली ये एक प्लेफुल क्रिएटिविटी बाहर लाने का तरीका है कि बच्चों को ये पता चले कि ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सो बेसिकली आप बड़े होने का इंतज़ार नहीं कर रहे हो कि तब आप कुछ सीखोगे। सो रिस्पॉन्सिबल होना, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना कि आप वो चीज़ें कर सकें। अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, सो जो बच्चों में हिडन स्किल्स हैं, जैसे सो कॉल्ड एवरेज बच्चे जो हैं, वो अपने काफ़ी सारे स्किल्स बाहर नहीं लेके आ पाते हैं बिकॉज एकेडमिक को, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बट इस वजह से जो बच्चा डांस में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है, म्यूज़िक में अच्छा है, किसी और चीज़ में, वो चीज़ बाहर आती है। सो उस बच्चे को भी एप्रिसिएशन मिलती है, रिवॉर्डेड फील होता है उस बच्चे को। और पेरेंट्स के लिए भी वो बहुत, मतलब दे ऑल्सो फील वेरी गुड। सो देन दे ऑल्सो लर्न टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज नॉट मार्क्स, और चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूरी है। मैम, पेरेंट्स की रवैये के बारे में भी थोड़ा मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, हर तरीके के पेरेंट्स से मिलते होंगे। तो पहले कोई भी स्कूल के बारे में डिसाइड करते वक्त पेरेंट्स ये देखते थे कि उसका आउटपुट कैसा रहा है, 10th और 12th की परसेंटेज पिछले से 5 सालों में कैसी रही है, एलुमनाइज कौन कौन है। अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है, स्कूल में एसी है कि नहीं, बस में एसी है कि नहीं, टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा है, टीचर्स कितनी एजुकेटेड हैं। तो ये वाला शिफ्ट आप देख रही हैं? हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं। एक होड़ सी हो गई है पेरेंट्स में कि हम जिस स्टेटस में या जिस उसमें रह रहे हैं, तो कि हमारा पड़ोसी का बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, उसकी बस कैसी है, उसकी बस आपका एसी वाली है, नॉन एसी वाली है, उसकी बिल्डिंग कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो ये मतलब पेरेंट्स के लिए क्या हो गया कि अपने स्टैंडर्ड को देखते हुए कि आपका स्कूल को सिलेक्ट करना है। और ये चीज़ें मेन है आपका, जैसे मैडम ने बताया कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि आपका बार बार स्कूल चेंज करते हैं बच्चों के, है ना। और वो इसी होड़ की वजह से करते हैं, नहीं भाई उस स्कूल में आपका जो है बिल्डिंग ऐसी थी इसलिए कर दिया, वहाँ पे ये वाला एक्टिविटी नहीं होती तो इसलिए कर दिया, वहाँ पे स्टाफ आपका बाहर से आता है इसलिए कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लेकिन इसमें सफ़र कौन करता है? सफ़र करता है बच्चा, है ना। पेरेंट्स को स्कूल में एडमिशन लेने से पहले ये सब चीज़ें पहले अच्छे से देखने के बाद में कोशिश ये की जाए कि हमने जो स्कूल सेलेक्ट किया है वहाँ पे हमारा बच्चा अच्छा है, और वो ग्रोथ करेगा तो वो एक ही स्कूल में रहने के बाद करेगा। क्योंकि कुछ जो पेरेंट्स बार बार स्कूल चेंज करते हैं ना, इसका इफेक्ट भी आपका बच्चे के माइंड पे पड़ता है, क्योंकि हर स्कूल का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। सपोज दैट हमने आपका नर्सरी क्लास में किसी बच्चे को एडमिशन करा दिया, अब वो बच्चा नर्सरी LKG UKG क्लास स्कूल से कर रहा है, अब वहाँ का करिकुलम भी अलग है और वहाँ का जो आपका पूरा पढ़ाई का स्ट्रक्चर ही अलग है। अब वो दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ पे वो बच्चा 6 महीने तक डिस्टर्ब रहेगा कि यहाँ की टीचर्स का बिहेव कैसा है, यहाँ पे रूल रेगुलेशंस कैसे हैं, यहाँ के पढ़ाई का तरीका क्या है। तो अब वो 6 महीना क्या, उस बच्चे वो 6 मंथ पीछे चला गया, अकॉर्डिंग टू मी, है ना, 6 मंथ पीछे चला गया। तो ये चीज़ें भी पेरेंट्स को स्कूल सेलेक्ट करते टाइम सोचना चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो फर्स्ट टाइम में ऐसा हो कि हमने जो लिया है वो बच्चे के लिए बेटर है। मैम, आपसे मैं चाहूँगी कि कुछ पेरेंट्स को ऐसी सलाह दें कि ज़माना बदल रहा है, हम पुराने तरीके से जी नहीं सकते, बट एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब आप नहीं कह सकते हैं कि मेरे बच्चे को आप एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे स्कूल में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जाए, तभी वो सीखेंगे। कितना प्रोटेक्टेड वो घर में रहते हैं, तो स्कूल में बेसिकली उतनी आज़ादी टीचर्स को तो देनी चाहिए। इज देयर समथिंग यू वांट टू से टू द पेरेंट्स? देखिए, पेरेंट्स को टीचर्स पर, स्कूल पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, पहली चीज़। वो ट्रस्ट कुछ हद तक स्कूल को बनाना भी पड़ेगा। हमारे बच्चे हमें घर आके बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है, उससे पेरेंट्स का ट्रस्ट भी शेक होता है। बच्चे चीज़ें घुमा भी सकते हैं, वो भी मैं समझती हूँ, बट क्या होता है कि आउट ऑफ 7-8 टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, उसमें से 1-2 टीचर्स कभी कभी ऐसे होते हैं आउट ऑफ दैट लॉन्ग डे जो थोड़े से रिएक्टिव होते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं, गलत भाषा का यूज़ कर देते हैं। और हर बच्चा अलग है, हर बच्चे पे उस भाषा का अलग इम्पैक्ट होता है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमने कुछ भी बोल दिया, या हम पूरी क्लास के सामने हमने किसी एक बच्चे को ह्यूमिलेट कर दिया। जैसे आप देखेंगे जब PTMs होती हैं, तो PTMs कैसे होती हैं? यहाँ पे टीचर है, यहाँ पेरेंट है, वहाँ बच्चा है, और यहाँ पूरी क्लास है, और सारी क्लास के सामने हम उस बच्चे के नंबर्स पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं, उस बच्चे के बारे में अच्छा बुरा बोल रहे हैं, और उस बच्चे के दोस्त, उनके पेरेंट्स सब सुन रहे हैं, और वो बच्चा ह्यूमिलेटेड और एम्बेरेस्ड फील कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये माइंडफुल अप्रोच दोनों ही साइड पे होनी चाहिए,
कि पेरेंट्स भी ट्रस्ट करें, समझे कि बच्चे की वेलबींग का इंटेंट है। सो अगर कुछ बोल दिया गया है तो पहले पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझें कि स्कूल ने किस या टीचर ने किस कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को कुछ बोला है। एकदम से रिएक्शन हेल्प नहीं करता है, थोड़ा सा पॉज करें, थोड़ा सा सोचें कि किस बात को उठाना ज़रूरी है और किस बात को छोड़ा जा सकता है। क्योंकि आप हर बात डिस्कस करने लग जाएंगे तो बच्चे को ही कुछ बच्चे फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पापा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तेरी टीचर को बताऊंगा, तो फिर वो बोलते हैं कि अब मुझे डर ही नहीं लगता टीचर से। इसका भी इम्पैक्ट होता है। सो पेरेंट्स को ये भी देखना है कि वो बच्चे के सामने स्कूल के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, किसी टीचर के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, पूरे ओवरऑल सिस्टम के बारे में कैसे बात करें। बिकॉज हमारे बच्चे सब सुनते हैं और उस चीज़ का बेनिफिट भी उठाते हैं। बच्चे स्मार्ट हैं। एट द सेम टाइम स्कूल को भी माइंडफुल होना पड़ेगा कि बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया तो उन्हें बुरा ना लगे, वो कैरी करेंगे। और हमें माइंडफुल अप्रोच रखना पड़ेगा बच्चों के साथ कि हम कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अब के बच्चे तो करेक्ट भी कर देते हैं कि मैम आप ये नहीं बोल सकते। पहले जो होता था कि हमारी गलती नहीं है और फिर भी हमें मार पड़ गई तो हमने सह लिया। अभी जो बच्चे हैं वो अपने ओपिनियन वाले बच्चे हैं, वो अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमें उन बच्चों को रिस्पेक्ट देनी होगी। मतलब इन टुडेज टाइम इवन अ 5-year-old कम्स टू मी एंड सेज कि मैम, मेरी मैम सबके सामने क्यों डांटती है, अलग से बाहर ले जाके स्टाफ रूम में नहीं बोल सकती। एक 5 साल का बच्चा जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहा है तो वो भी तो नोटिस कर पा रहा है ना कि उसको अच्छा नहीं लगा आपने सबके सामने उसको बोला, आपको अलग से बोलना चाहिए था, पर ये बात वो टीचर को नहीं बोल सकी। तो बेसिकली पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल्स को भी बहुत माइंडफुल होने की अप्रोच है। और आई थिंक उसके लिए मेंटल हेल्थ को समझना बहुत ज़रूरी है पहले, कि कैसे आपकी कही हुई किसी भी बात का या आपके किसी एक्शन का किसी की पूरे ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है। सो उसको सीरियसली लेना ज़रूरी है, स्कूल्स के लिए भी और पेरेंट्स के Exactly. लिए भी। मैम, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। गवर्नमेंट ने भी ये रिकॉग्नाइज किया कि 21वीं सदी के लिए हमें बच्चों को अगर प्रिपेयर करना है तो होलिस्टिकली करना पड़ेगा। क्या उसमें मेन चीज़ें थी जो ट्रेडिशनल स्कूल्स ने अपनाई या उन्हें अपनानी चाहिए? इसमें आपका बहुत चेंजेस हुए हैं और इसमें जो आपका जो मेन फोकस किया है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो स्किल्स है। इसमें आपका बच्चों को जो है आपका यही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और स्किल्स पे जो ध्यान ज़्यादा दिया गया है। और एक इसमें जो सबसे मेन जो चेंज हुआ है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, क्योंकि जो हमारी 21वीं सदी में आने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है। और वो एक बहुत बड़ा चेंज है। और सबसे बड़ी कि जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं 10th क्लास में, उस एग्ज़ाम को वो एक बार ना करा के 2 बार कराएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है कि आपका बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, बच्चों को लगा परसेंटेज कम आई है, वो बिल्कुल मेंटली डाउन हो गए कि भाई गलत हो गया हमारे साथ में। लेकिन उनको इस चीज़ के लिए 2 चांस मिल रहे हैं कि वो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी देंगे और एग्ज़ाम भी देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम भी देंगे। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे उनके पास 2 से 3 महीने का टाइम होगा कि वो सीरियस होंगे अपने एग्ज़ाम्स को लेके। तो इसमें कई टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी पहल है कि वो ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करें कि ट्रेडिशनल में भेजना चाहिए कि नॉन ट्रेडिशनल में, या कब डिसाइड करना चाहिए कि अब शिफ्ट करने का टाइम आ गया? सी आई थिंक अपना लाइफ कॉन्टेक्स्ट देखना इंपॉर्टेंट है, अपने चाइल्ड की नीड्स, अपने चाइल्ड का लर्निंग स्टाइल, अपनी फैमिली की प्रायोरिटीज़। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस करते हैं, चाहें ना चाहें, पर उनके काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ टारगेटेड होते हैं कि वो बच्चे को हर तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इट डिपेंड्स कि किस तरह का स्कूल है, क्या उस स्कूल के पास कैपेसिटी है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। सो आई थिंक सबको अपना कॉन्टेक्स्ट देखकर डिसाइड करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि स्कूल में कुछ है या कुछ हो रहा है जो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, नॉट जस्ट पढ़ाई में बट ओवरऑल इमोशनल ग्रोथ में, मेंटल हेल्थ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जाके स्कूल से बात करनी चाहिए। वो कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स काफ़ी बार एक ही बार जाते हैं फिर दोबारा नहीं जाते हैं। आई थिंक बार बार बात करना, अपना इशू को एड्रेस करवाना, उसको डिस्कस करना, उसको लेके एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स कैन ट्राई कि वो थोड़ा नॉन जजमेंटल हों, एम्पैथी रखें, रोल मॉडलिंग करें अपनी वेल इमोशनल रेगुलेशन से, बिकॉज पेरेंट्स की कोपिंग जैसी होगी उनका बच्चा वैसा ही लर्न करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अगर पेरेंट की अच्छी है तो चाइल्ड की भी अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी है। सो ऑब्वियसली काफ़ी सारे स्किल्स हमारे बच्चे, बिकॉज हमारा घर हमारा फर्स्ट इमोशनल लर्निंग प्लेस है। सो आई थिंक पेरेंट्स वांट टू डू इट, इंटेंट इज़ ऑलवेज गुड, बस लर्निंग ज़रूरी है थोड़ी और।
चलिए, तो अपने बच्चों को ट्रेडिशनल स्कूल में भेजें या फिर नॉन ट्रेडिशनल में, इसका कोई डेफिनेट जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ, अपने बच्चे को समझने की बहुत ज़रूरत है और वक्त वक्त पर ये इवैल्यूएट भी करना चाहिए कि उनकी मेंटल हेल्थ क्या कहती है, उनका मेंटल कैलिबर क्या कहता है, क्योंकि शिक्षा अब सिर्फ भविष्य की तैयारी नहीं है बल्कि वर्तमान को समझने का माध्यम भी बन गई है। उम्मीद है आज की चर्चा में आपके कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे, और अगर कुछ आपके और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद बतरस देखने के लिए। नमस्कार।